डिक्टेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 009 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। वैसे तो आरंभ से देश के नेतृत्व में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन 1947 में भारत विभाजन की अनिवार्यता और निर्यात को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में नेतृत्व की मानसिकता द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की ग्रंथि से इतनी आक्रांत हो गई थी कि वह कभी उससे मुक्त नहीं हुई। अन्यथा क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर की विलय संधि बिना शर्त और कश्मीर की जनता द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में उसको भारत का अविभाज्य अंग घोषित करने के बावजूद तत्कालीन नेतृत्व और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को बार बार दोहराया जाता रहा है। बल्कि सच तो यह है कि कश्मीर की जनता मुस्लिम बहुल थी और वहाँ का शासक एक मनोवैज्ञानिक हिंदू था। तो द्विराष्ट्रवाद की मनोवैज्ञानिक ग्रंथि के कारण तत्कालीन नेतृत्व इस बात को पचा नहीं पाए कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र का भारत के अंदर विलय किस प्रकार से स्वाभाविक हो सकता था। यद्यपि लॉर्ड माउंटबेटन ने सर्वप्रथम कश्मीरी जनता को इस बात का निर्णय करने का अवसर दिए जाने की बात कही थी, किंतु तब तक भारत स्वतंत्र हो चुका था। वह भारतीय नेतृत्व की सलाह और सहमति के बिना यह बात नहीं कह सकते थे। यदि कश्मीर में मुस्लिम बहुल जनता नहीं होती तो क्या तत्कालीन नेतृत्व का यही दृष्टिकोण होता। इस धारणा का मूल्यांकन समय करेगा कि भारत के विभाजन के मूल में तत्कालीन नेताओं का सत्ता के लिए संघर्ष था और कश्मीर समस्या के मूल में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की ग्रंथि उस समय जबरन घर कर गई थी। ग्रंथि से उस को हम जितना ही नकारते रहे, छद्म रूप से वह हम पर उतनी ही हावी होती रही। अब भी ऐसे अनेक लोग हैं जो यह कहते नहीं ठहरते कि कश्मीरी जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर शासन ने विलय संधि कर ली थी। कश्मीर की जनता ने राज्य के संविधान के अंतर्गत कश्मीर राज्य को भारत का अंग घोषित कर स्वीकार करके आत्मनिर्णय के अधिकार का उपयोग कर लिया था। अर्थात उसने भारत में विलय कश्मीर के प्रश्न को उठाया और वहाँ बार बार कहा कि राज्य में जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो लोग जनमत संग्रह की बात को तो याद रखते रहें और रखते हैं, किंतु
इन स्थितियों को सुगमता से भुला देते हैं, जिनके घटित होने पर जनमत संग्रह करवाने के संबंध में बात कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर समस्या के संबंध में पारित संकल्प में यही कहा था कि पहले पाकिस्तान कश्मीर के अधिकृत क्षेत्रों से अपनी सेना हटाए और उस क्षेत्र को खाली कर दे जहां पर उसने अवैध कब्जा कर लिया है। उसके बाद जनमत संग्रह कैसे और कहाँ कराया जाएगा? क्या केवल उसी जनता से पुनः पूछा जाएगा, जबकि वहाँ की जनता अपने निर्णय पर राज्य के संविधान के अंतर्गत अनेक बार आम चुनाव के रूप में मोहर लगा चुकी है, जिसने आत्मनिर्णय के आधार पर अपने अधिकार का उपयोग कर लिया था। सचमुच में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस नेतृत्व के पीछे लोगों ने कश्मीरी जनता की भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया है। उनके निर्णय का वह सम्मान नहीं किया था और वह गौरव प्रदान नहीं किया था जिसकी कि वह हकदार थी। बार बार आत्मनिर्णय का राग अलाप कर एवं उसके उत्थान की दिशा में आवश्यक कदम न उठाकर वहाँ की जनता की मानसिकता को ऐसा डांबाडोल किया गया कि वह क्षुब्ध होकर उग्रवाद की स्थिति में आ गई। जरा आप इस पर भी गौर करें। आज विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी के परिणाम ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह विकास हमारे लिए लाभप्रद ही नहीं, हानिकारक भी है। इस विकास का सबसे ज़्यादा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ा है, जिस पर आज सभी का ध्यान केंद्रित हो गया है। चूँकि इस अंधाधुंध विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को भूलते गए थे। हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बची। हम बढ़ती आबादी के लिए आवास समस्या को हल करने के लिए दिनों दिन पेड़ काटते चले गए और अब उनकी जगह इमारतों ने ले ली है। रहने के लिए आवास मिला तो खेती के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी और वन कटने लगे। विकास की दौड़ में औद्योगिकरण के क्षेत्र में इतना विकास हुआ कि अनगिनत उद्योग स्थापित होते चले गए। मिलों की धुआं उगलती चिमनियों ने स्वच्छ वातावरण को दूषित कर दिया तो कारखानों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी ने नली नालों का पानी दूषित कर दिया और मशीनों से होने वाले शोर ने वातावरण में शांति भंग कर दी। फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता चला गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यदि इस बात की तह तक पहुंचा जाए तो यही तथ्य सामने उभर कर आता है कि यह सब जानकारी के अभाव में हुआ, क्योंकि विकसित देशों में अब
यह स्थिति भयावह हुई तब पर्यावरण की रोकथाम की बात उठी थी। उससे पहले विश्व में कहीं भी पर्यावरण प्रदूषण की कोई संकल्पना ही नहीं थी। सन 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आधारित पहला सम्मेलन हुआ। तब सभी को अपने आसपास के दूषित होते पर्यावरण का ज्ञान हुआ। इस सम्मेलन का हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। यही कारण था कि भारत में इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण मंत्रालय बना और पहल इस मंत्रालय का पहला सचिव बनाया गया। इसी प्रकार लगभग सभी देशों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम होना शुरू हुआ। अर्थात अभी लगभग 24 साल से ही पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी मिली कि यदि पर्यावरण स्वच्छ ना रहा तो हम भी कहीं के ना रहेंगे। हमें यह सोचना समझना होगा कि जिस गति से विकास हो रहा है उस गति से हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए विकास के मान से जो नीति निर्धारित की गई है उसका उद्देश्य है विनाश विहीन विकास और इस नीति को लागू करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का होता है। पहले क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं था, लेकिन अब हो गया है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।